अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की अहम खबर ये है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ नैब रावलपिंडी ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में जो तहकीकात हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल करा दी हैं और इमरान खान साहब और जो बुशरा बीबी हैं उनको आज नैब रावलपिंडी ने तलब किया है। और इसके अलावा ख़बर यह है कि नैब रावलपिंडी की जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है उसने 11 सवालात तैयार किए हैं और वो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के लिए हैं। और जो सवालात हैं वो ख़ासे मुश्किल हैं और वो बुशरा बीबी के लिए ख़ासी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज पेशी है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में, उस हवाले से ख़बर ये है कि जो नैब रावलपिंडी है उसने बुशरा बीबी को अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की ज़मीन की ख़रीदारी के जो दस्तावेज़ात हैं वो अपने साथ लाने का कहा है। और इसके अलावा जो मलिक रियाज साहब हैं उनकी तरफ से बुशरा बीवी को जो तहाइफ दिए गए थे उसका भी रिकॉर्ड लाने का नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को कहा है। अगर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीवी नैब की तहकीकाती टीम के सामने सवालात के जवाबात देने से कासिर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब और इनकी अहलिया को गिरफ़्तार कर लिया जाए। और इस हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं जो इस्लामाबाद के हकूमती हलके हैं उनमें इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब और इनकी अहलिया को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और अचानक से हुई है कि जब जो सादिक संजरानी साहब हैं, केयर टेकर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इस टाइम और हुकूमत का बहुत काम कर रहे हैं, उनके बहुत काम आ रहे हैं, तो उन्होंने नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उस पर भी दस्तखत कर दिए हैं। जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में ख़बर दी थी कि नैब के जो ऑर्डिनेंस है 2023 उसमें अहम तरामीम की गई हैं। तो वो जो तरामीम हैं वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी लगती हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो गिरफ़्तारी है उसमें ख़ासी जो है वो मजबूती आ सकती है अगर ये तरामीम मंजूर हो जाती हैं। और वो तरामीम जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। और जो सादिक संजरानी साहब हैं उन्होंने सादा मगर पुरवकार तकरीब में जो नैब ऑर्डिनेंस 2023 में तरामीम थी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। और अब जो है वो जो तरामीम सामने आई हैं जो की गई हैं नैब ऑर्डिनेंस में, उसके मुताबिक जो मुल्ज़िम है उसका अब 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड बढ़कर 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड बन सकता है। और उसमें फिर आगे जाके मज़ीद उसको बढ़ाया भी जा सकता है। अगर 30 दिन का है तो फिर 30 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है। तो ये एक सिलसिला हो सकता है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से। और दूसरा जो तरमीम की गई है वो ये की गई है कि अब अगर मुल्ज़िम जो है वो नैब की तहकीकाती टीम से जो है वो ताउन नहीं करता, जैसे इमरान खान साहब और जो बुशरा बीबी हैं वो नैब से कोई ख़ास जो है वो ताउन नहीं कर रहे और पिछली पेशी पे भी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया पेश नहीं हुए थे, तो उस हवाले से जो तरमीम की गई है वो ये है कि अगर मुल्ज़िम नैब की टीम से ताउन नहीं करता तो फिर जो नैब के चेयरमैन हैं उनको ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी का ऑर्डर दे सकते हैं। और अब अगर इमरान खान साहब नैब के सामने पेश नहीं होते या कोई हीले बहाने करते हैं और कोई ना कोई बहाना करते हैं तो फिर जो नैब के चेयरमैन हैं वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का हुक्म दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट हुई है जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। अच्छा, ये जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है ये हुकूमत की तरफ से बड़े तरीके के साथ नाफिज किया गया है और सोमवार के रोज़ जो गुज़र गया है उस रोज़ हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी होता है। और फिर उसके बाद ये जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है ये केयर टेकर सदर जो हैं सादिक संजरानी साहब उनके पास जाता है और फिर सादिक संजरानी साहब रात में उस पर साइन कर देते हैं। और जो आइनी और कानूनी तरीका है वो भी यही है कि अगर सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज करना है तो उसके लिए उसकी राह हमवार करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करना पड़ता है। और इसी वजह से फिर हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। इससे पहले जो कौमी असम्बली के
स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास 26 जून से 17 जुलाई तक के लिए मुलतवी किया था, लेकिन इस सदारती ऑर्डिनेंस को नाफिज करने के लिए, इसकी राह हमवार करने के लिए जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी किया, वो कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी किया। तो अब ये सूरत हाल क्लियर होती दिखाई देती है कि ये जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, ये इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से मुतालिक हो सकता है। और उसमें देखें 2 तरह की जो तरमीम है, एक तो यही है कि 14 रोज़ा जो रिमांड है वो अब 30 दिन का, और जो अगर मुलजिम जो है वो अदम ताउन करता है नैब के साथ, तो उसे जो नैब चेयरमैन है वो गिरफ़्तारी के ऑर्डर्स के ज़रिए गिरफ़्तार करवा सकते हैं। और साफ ज़ाहिर है कि अदम ताउन जो है वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो ख़बर थी वो मैंने आपको दी कि हुकूमती हलकों में ये ख़बर है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब जो चहमगोइयाँ हैं वो 2 तरह की हैं। अब लोग इस बारे में भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार किया जाता है या फिर नैब की तरफ से गिरफ़्तार किया जाता है। अब बीच में एक मसला ये भी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, और साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं उनको हमेशा नैब की तरफ से ही गिरफ़्तार किया गया है। ज़्यादातर जो गिरफ़्तारी हैं वो नैब की तरफ से ही अमल में लाई गई हैं, और अभी जो सूरत हाल है वो भी अब नैब की तरफ से ही इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की बनती नज़र आ रही है। और अगर 9 मई के वाक़यात को देखा जाए तो उस हवाले से भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ख़ासा तगड़ा केस है, उसमें भी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। लेकिन उस तरफ के जो मामलात हैं वो अदालतों की तरफ से इमरान खान साहब को जो रिलीफ़ देने का मामला है वो बहुत बड़ा मसला है। यही वजह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ज़्यादातर जो चांसेस हैं ट्रायल के वो आर्मी एक्ट के तहत होते दिखाई देते हैं। तो वो अब सूरत हाल जो है वो अभी फ़िलहाल यही नज़र आती है कि इमरान खान साहब को जो नैब है वो गिरफ़्तार कर सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो सिविलियन हैं। तो अब वरना फिर ये शोर मचाया जाता है कि जी एक सिविलियन है, देखें जी साबिक़ वज़ीर आज़म है तो उनको जो है वो आर्मी की तरफ से गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा मसला पाकिस्तान में आ जाता है। पहले एक दफ़ा तो शोर मचाते हैं कि जी देखें जी इनको पकड़ते क्यों नहीं हैं। जब इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे और जब उनके जो लोग हैं वो तोड़ फोड़ करने में मसरूफ़ थे, आर्मी की इमलाक और तनसीबात को जलाने में मसरूफ़ थे, तो यही जो जमहूरियत पसंद लोग हैं कुछ, वो ये शोर मचा रहे थे कि जी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती। और जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो रही है तो उस वक्त से अब दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं कि जी सिविलियन है, उनका आर्मी एक्ट के तहत जो फ़ौजी अदालतें हैं उनमें ट्रायल नहीं हो सकता। तो अब ये सारे जो मामलात हैं एक कन्फ्यूजन है। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत का चूँकि IMF से मुआहदा हो चुका है, हुकूमत खासी रिलैक्स हो चुकी है, और ट्विटर पे मैं बहुत ज़्यादा ये लिख चुका हूँ। बहुत से दोस्त ये सवाल पूछते थे कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी कब होगी, इनको तो रिलीफ पर रिलीफ अदालतों से मिल रहा है, तो इमरान खान साहब को कैसे गिरफ़्तार किया जाएगा। तब भी मैं यही कहता था कि थोड़ा सा सब्र करें, और हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को तब गिरफ़्तार करेगी जब IMF से मुआहदा हो जाएगा। खैर IMF से मुआहदा तो हो गया है, और नैब जो है वो ख़ासा हरकत में आ गया है। और जैसे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस रातों रात जारी हुआ है, और जो ये नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है इसका जो मसवदा है वो काबीना के इजलास में लाया गया। तो उससे पहले कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे उस इजलास में, तो उनको बाहर निकाल दिया गया, और सबसे आखिर में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से कार्रवाई की गई और काबीना से अप्रूवल ली गई, और फिर वो जो मसवदा है, जो ऑर्डिनेंस है, वो जो केयर टेकर सदर हैं सादिक संजरानी साहब, उनको भेजा गया। तो फिर यही सूरत हाल मुझे यही दिखाई देती है कि अब वो टाइम आ गया है, ईद के बाद इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी अमल में अब लाई जा सकती है। और जो 9 मई के वाक़यात हैं उस हवाले से भी मिलिट्री एक्ट के तहत और स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ट्रायल होगा, हो सकता है आने वाले दिनों में शुरू हो जाए। और मेरे पास खबर ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो हुकूमत है वो उनके ट्रायल के हवाले से बड़े वकला से
جو ہے وہ مشاورت کر رہی ہے، ان کو بلا کر ان سے ملاقاتیں کر رہی ہے اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ، حکومت کے حق میں عمران خان صاحب کے خلاف کیس لڑیں، اور اس حوالے سے جو ملاقاتیں ہیں وکلا سے وہ جاری ہیں، اور وزیر اعظم صاحب بھی کچھ بڑے وکلا سے ملاقاتیں کر چکے ہیں اور کچھ سے ملاقاتیں ان کی شیڈیول ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر عدالتیں ہیں جہاں پر عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی جو ججز ہیں ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلوں کی بجائے آئین و قانون کے مطابق فیصلے کریں اور عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں دیں جس طریقے سے وہ اپنی مرضی سے ریلیف دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو صورتحال یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائل چلتا رہے گا، اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نیب جو ہے وہ گرفتار کر سکتا ہے۔ ایک اور اہم خبر کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پر اب نااہلی کی تلوار جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور وہ الیکشن کے لیے اب دستیاب ہیں، اور الیکشن کے لیے ان پر جو پابندی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور وہ جب بھی پاکستان آئیں گے اور الیکشن ہوں گے تو وہ اب الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ آئی ایم ایف سے جون کے اینڈ میں جو معاہدہ ہے وہ ہو جائے گا، جبکہ ان کی جو ٹیم ہے وہ کہہ رہی تھی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ شاید نہیں ہو سکے گا۔ تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا یہی کہنا تھا، لیکن صورتحال تو کچھ مختلف ہی تھی۔ لگ نہیں رہا تھا کہ آئی ایم ایف سے ان کا معاہدہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جیسے ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کی جو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، اور اچانک ایک ڈرامائی تبدیلی آئی جب انہوں نے آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں ان سے ملاقات کی، اور پھر کچھ ممالک بیچ میں آئے، کچھ شخصیات بیچ میں آئیں، آرمی چیف بیچ میں آئے، اور سب نے اپنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، وزیر خزانہ صاحب آئے، پھر اس کے بعد یہ معاہدہ طے پا گیا۔ تو اس کے علاوہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو 3-4 دن ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان کو آئندہ 3-4 دنوں میں آئی ایم ایف سے 1.1 ارب ڈالر مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ڈار صاحب ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسی مہینے میں پاکستان کے جو ذخائر ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، وہ 14 ارب ڈالر تک ہو سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ سعودیہ روانہ ہو گئے ہیں، اور وہاں ان کا جو قیام ہے وہ 2 ہفتے کا ہے، اور وہاں وہ عمرہ بھی ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کی کچھ اہم ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں، اور وہاں بھی میاں نواز شریف صاحب کی جو اہم ملاقاتیں شیڈیول ہیں وہ بھی سرمایہ کاری کے حوالے سے ہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے انویسٹمنٹ لانی ہے۔ اچھا، پاکستان جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو لانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایگریکلچر کے حوالے سے ہے، آئی ٹی کے حوالے سے ہے، اور سولر انرجی کے حوالے سے ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آتی ہے، لیکن امید ہے، اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو جو باہر کے انویسٹرز ہیں، جو دوست ممالک کے انویسٹرز ہیں، انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ خصوصی طور پر پاکستان میں آئیں گے اور وہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کریں گے، اور جو چائنا ہے وہ بڑا جو ہے وہ شراکت دار ہے، اور وہ ایک بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں لا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ سعودیہ ہے، ترکی بھی لا رہا ہے، اور اس کے علاوہ یو اے ای ہے۔ تو یہ تمام ممالک جو ہیں یہ پاکستان کو قرضوں کے بوجھ سے نکالنے کے لیے ایک بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کے خواہش مند ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔